dreamers to achievers, India's brightest medical minds. आपको लगा उस टाइम की गिव अप कर देना चाहिए? डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वीडियोस से जो प्रेपरेटर वगैरह वीडियोस पैथ माइक्रो हो गई, मेरे ख्याल से एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा। नोट्स DYQ हो गया। सबसे पहले आपको एक तो अच्छे नोट्स चाहिए, एक टीचर एक सोर्स। मैंने 24 के पास GT थी तो टाइम भी मेरा इम्प्रूव होता गया कि हाँ नहीं पढ़ने की वजह से वो गलती हो गई। वो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आपको आया हुआ सवाल आप गलत करके आए हो। फाइनल पेपर में 199 अटेम्प्ट किए थे। क्या PYQs या /PYTs इनफ है नीट PG क्रैक करने के लिए? 70 to 80%। Hi everyone, I'm Dr. Shivani and I welcome you all to the very first episode of Dreamers to Achievers. In this podcast series, we'll be exploring the journey of India's brightest medical minds, the NEET PG and INI-CT toppers. Whenever we watch a topper interview, we usually hear about the strategies, what they have studied, how they have studied, and how they have prepared for the exam. But we rarely do talk about the real journey behind those ranks, the struggles, the self-doubt, and the setbacks, and the process they went through before becoming the topper. Through this series, we want to bring the real aspirant behind the rank in front of you. Because every topper you see was just an aspirant, just like you. And with that, let me welcome you, our first guest today. He secured NEET PG rank 178. He hails from a small town named Jalore in Jodhpur. What makes his journey even more inspiring is that he comes from a place with limited resources, yet he managed to achieve an outstanding rank. Please join me in welcoming Dr. Ashok Patel, NEET PG rank 178. Welcome, Ashok. This is our first episode of Dreamers to Achievers. I would like to start this conversation with a question. मुझे पता है कि आप जलोर से हो, एक छोटे टाउन से हो, जोधपुर के पास। बट इससे थोड़ा डीप डाइव करते हैं और ये जानते हैं कि हाउ वाज इट व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? कैसा था आसपास? पापा में पहले तो 2-3 साल तो गाँव में थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे मतलब सॉल्ट वाटर था, खारा पानी था। ओके। तो फिर वो पास मेरे गांव से 10-15 किलोमीटर वहाँ पे एक मीठा पानी था। तो वो वहाँ पे खेती करते थे, मतलब परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो गई थी। हमारी फैमिली की भी फाइनेंशियल जो कंडीशन वो अच्छी नहीं थी उस टाइम। और उस टाइम मेरा बड़ा भाई था, वो मेरी मासी के पास था सिटी में, जालौर में, और मैं गाँव में था। ओके। आप 4 भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं। ओके। तो फिर 2 वहाँ रहते थे और मैं गांव में पढ़ता था क्योंकि वहाँ पे आसपास में स्कूल नहीं था। अच्छा। वो पूरा मतलब खेती टाइप का एरिया था। ओके। स्कूल आप कब तक थे वहाँ पे गाँव में? मैं 5वीं तक पढ़ा था। 5वीं तक। और उसके बाद मतलब गांव में स्कूल था नहीं, 5th तक ही था। तो उसके बाद मेरे चाचा चेन्नई में रहते थे, उनका चॉकलेट का बिजनेस था। अच्छा। तो चाचा बोले कि दोनों को मैं वहाँ लेके चला जाऊंगा। तो पहले मेरे बड़े भाई को 1 साल पहले वहाँ लेके गए, फिर मेरे को लेके तो वहाँ पे लेके चले गए। फिर मैं 6 to 12 वहाँ पे पढ़ाई की। 6 to 12 आप चेन्नई में थे? चेन्नई में था। ओके। एकदम गांव से शहर कैसा लगा? मतलब छोटी उम्र में जब मेरे चाचा आते थे मतलब चेन्नई से, तो मेरा छोटी उम्र से मन था कि बाहर जाके देखो बाहर की दुनिया कैसी होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ट्रेन्स, उसमें बैठना, मतलब एक बच्चे की क्या जिद होती है कि वो सब देखने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, बाहर कैसा होता है और वहाँ की लैंग्वेज कैसे होती है। मेरे चाचा मतलब तमिल बोलते थे, घर पे आके फोन आता तो मैं सोचता कैसे बोलते हैं, कैसे सीखी जाती है। मुझे लगता था कोई मशीन वगैरह होती है वो लगा देते तो इतना आप ट्रांसफर हो जाता है। तो अंदर से मेरे को बहुत देखने का होता था क्योंकि छोटी उम्र में जब मैं गाँव में रहता था तो हमारे गांव में 2-3 टीवी थे, 2-3 लोगों के घर पे। अच्छा। तो रात में मैं दूसरों के घर पे रहता था, तो उस टाइम तो रात गेट के नीचे से लेट के बाहर चला जाता था और मैं और मेरे दोस्त वो रात भर या तो मूवीज देखने जाते थे, उनके घर पे बैठ जाते 10-15 लोग, मतलब बच्चे आते थे, उनके घर पे टीवी रहता था। अच्छा। मेरे चाचा ने बहुत सारी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी जो बेसिक नीड्स होती है वो सब मेरे चाचा ने पूरी की। तो अब जैसे +2 हो गई तो कैसे सोचा कि डॉक्टर ही बनना है? मैं जब 8th या 9th में था तो सब लोग पूछते थे क्या दोस्त में ऐसे पूछ लिया कि क्या बनेंगे। तो कोई बोलता ये मतलब मैं तो धंधा करूंगा। मोस्टली जो मेरा स्कूल था वो मारवाड़ी स्कूल था, उसमें सब राजस्थान के बच्चे रहते थे। तो सब बोलते थे मैं तो बिजनेस करूंगा या फिर कुछ बनूंगा।
तो फिर मैं अलग से बोलता था मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वही बनूंगा। अच्छा। तो बोलते ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा मुश्किल है तो मैं करके दिखाऊंगा ये तो। अच्छा। तो उस टाइम मुझे मैंने बोला कि करके दिखाऊंगा। घर पे कोई डॉक्टर था? घर पे कोई डॉक्टर नहीं था, मेरे गांव में कोई नहीं था। अच्छा। घर पे मतलब पढ़ा लिखा हमारे साइड पढ़ता है नहीं कोई, मोस्टली सब बिजनेस में चले जाते छोटी उम्र से ही। हम्म। और पढ़ा लिखा घर पे था नहीं, मतलब पापा भी पढ़े नहीं थे, हम्म। सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे कुछ पढ़े थे, मम्मी भी नहीं पढ़ी थी बिल्कुल। हम्म। चाचा ने 8th तक की थी, उसके बाद मेरा बड़ा भाई 10th पास किया था। और फिर तो लगता था कि घर में किसी को तो पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे लगता था कि एक जना तो एजुकेटेड होना चाहिए कि फैमिली को मतलब कहीं पे भी नीड हो तो हम्म। पूरी कर सके, कि बार बार कहीं किसी को पूछना ना पड़े कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। उस टाइम पे जब +1 +2 होती है, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं हम्म, तो मेरे घर में डॉक्टर थे, हम्म, ठीक है, मेरे मामू डॉक्टर थे, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर थे, तो मैंने उनको देखा और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, हम्म, तो मैंने बायो ले ली। हम्म। आपके लिए वो क्या स्टोरी थी? मेरे लिए ये स्टोरी थी कि मतलब जब भी मैं बायो पढ़ता था, मतलब खुद की बॉडी के बारे में पढ़ रहा हूँ, हाँ। बहुत सारी चीजें प्लांट्स हो गए तो वो भी मतलब देख सकते हो, आपके यहाँ फील्ड सच में होते हैं। हाँ। हाँ। और बॉडी भी उस टाइप का सिस्टम कि आप मजा आता है देखने समझने में। तो मैं जब बुक देखता तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है। मतलब ये इजी है, फिजिक्स मुझे थोड़ी टफ लगती थी टफ लगती थी। और मतलब समझ में भी नहीं आती थी इतनी। तो अंडरस्टूड। मैंने सोचा बायो अच्छी है और मुझे इंटरेस्ट भी आता है तो मैं यही सब्जेक्ट लूंगा। ओके। तो उस टाइम मतलब मेरा 10th का 6 to 10th अलग स्कूल था और 11th 12th अलग था। 11 12 लगता। तो ओके। 10th से जब मैं 11th के लिए जा रहा तो स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे मेरे को बायो में। अच्छा। उन्होंने बोला कॉमर्स ले लो तुम, हाँ। जाने दो भाई हो नहीं पाएगा तुमसे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर, मतलब कॉमर्स लेके तो मुझे चाहिए नहीं, इसमें हाँ। जाके करूँ क्या, इंटरेस्ट नहीं है तो। हाँ। तो मुझे पता नहीं था ये वाला कि नीट देना पड़ता है ये वाला। जब मैं प्रिपरेशन मतलब मुझे पता नहीं, मुझे मतलब मेरे दोस्त दो किसी को पता नहीं था कि मुझे गाइड करने वाला था नहीं कोई घर नहीं पे, था। कोई हाँ। भी गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करना होता है। हाँ। तो मेरे चाचा बोलते थे कि कोटा भेज देंगे कोटा भेज देंगे, लेकिन अच्छा। मुझे पता नहीं था कि कोटा में कोटा होता जाके क्या है। करना जाके। हाँ। मुझे लगता था कि कॉलेज है वहाँ जाके सिर्फ एडमिशन दे देंगे। हाँ। तो फिर कोटा गए, लेकिन वहाँ पे पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट यूजी होता है, उसको फाइट करना पड़ता है, उसमें रैंक आती है, हम्म। उसके बाद कॉलेज मिलता है आपको रैंक के बेसिस पे। और कोटा का कैसा एक्सपीरियंस था? कोटा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब मैं इतने साल घर पे ही रहा था मैं चाचा के पास, तो एक डिसिप्लिन लाइफ थी कि हाँ इतने बजे घर आना है, हम्म। फालतू कोई चीज़ नहीं करनी है, मतलब हम्म। फ्रीडम था, लेकिन वो और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है। अच्छा। तो वहाँ गया तो मतलब कोई बोलने वाला नहीं है मेरे को, हम्म। कैसे भी आप अपनी लाइफ जी सकते हो, तो उस टाइम मुझे बहुत फ्रीडम मिला। तो अच्छा। मैंने उसको मतलब थोड़ा मिसयूज भी किया, अच्छा। मतलब दोस्त दोस्त ऐसे बन गए थे, गया था तब। +2 के बाद आप कोटा आए +2 के बाद कोटा आया। और वहां पे आपने कितनी देर तैयारी करी है? फर्स्ट ईयर तैयारी की थी, 1 साल तो तैयारी की, उसके बाद एक और फर्स्ट ईयर में हो नहीं पाया था मेरा। अच्छा, आपने ड्रॉप लिया। हाँ, तो सेकंड ईयर फिर से गया, मेरे पापा भेजने आए थे। अच्छा। हाँ, मतलब वो ऐसा था कि मतलब फर्स्ट ईयर में तैयारी तो की थी, लेकिन जैसे से मिड मिड में आया तो फिर वो ऐसे दोस्त यार बन गए, तो फिर पढ़ धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई, क्लासेस भी नहीं जाता था, एंड तक आते आते पढ़ाई छूट गई थी पूरी। तो फिर सही से पढ़ाई हो नहीं पाई, तो फर्स्ट ईयर में हुआ नहीं। तो फिर पापा को बोल दिया था सब लोगों ने कि फालतू में पैसा वेस्ट मत करो इस पे, कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर सबने बोला, लेकिन पापा ने बोला कि घर में किसी को तो मतलब पढ़ना है, जो पढ़ना चाहता है तो उसको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे पैसा लग जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर से पापा मेरे को एक दूसरी बार लेके गए, फिर से एडमिशन कराया। एक बारी क्लियर ना होने के बाद हम्म। दोबारा से जब आपने शुरू किया हम्म। तो कहाँ से मोटिवेशन आई? आपको लगा उस टाइम कि गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, उस टाइम मतलब पढ़ने का मतलब मेरे था। ऊपर इतना फाइनेंशियली खर्चा कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए इतना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे उन सेक्रीफाइसेस के लिए थोड़ा तो काम करना चाहिए। कोई यूजी वाला बच्चा भी है, हम्म। तो अगर आपको उनको ये बताना है कि एक ऐसी कोई गलती जो आपने की है और वो ना करें कोटा जाके, तो वो क्या होगा? पढ़ना तो आपको अंदर से मतलब वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो डिसिप्लिन मेरे में नहीं था तब, तो इसलिए। और सेकंड ईयर में ऐसा क्या चेंज किया? वही मैंने क्लासेस रेगुलरली जाना चालू किया और खुद पे मतलब काम करना चालू किया कि हाँ मैं गलतियाँ क्या क्या कर रहा हूँ, उनको थोड़ा कम करता गया। आपका नीट यूजी में रैंक कितना था? नीट यूजी में मेरा कुछ आया था 40K के पास।
40K के हम्म। पास। और आपको कॉलेज कौन सा मिला फिर? त्रिची SRM मिला था। कैसा लगा आपको MBBS का अपना कॉलेज? MBBS का कॉलेज मतलब मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। जब मुझे पता नहीं था, मतलब जब मैंने सेकेंड ईयर का भी अटेम्प्ट दिया तो इतना अच्छा एग्जाम नहीं गया था मेरा, सेकेंड ईयर वाला भी। तो अंदर से फील आ रहा था कि मतलब कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा। तो मैं चला गया था चेन्नई फिर से, हाँ। कि अब बिजनेस ही करेंगे। अच्छा, ओके। वो ही मोड था कि ठीक है, एग्जाम नहीं गया तो कुछ तो करना ही पड़ेगा जिंदगी में। हाँ। तो मैं चला गया था, मतलब चाचा की दुकान पे था, वहीं काम कर रहा था। हाँ। फिर रिजल्ट आया, दोस्त से बात की तो उसने बोला ट्राई तो कर ले एक बार, हाँ। क्या पता मिल जाए। हाँ। तो उसकी फीस थोड़ी मतलब 4 lakhs ज़्यादा पर थी। ईयर थी। तो मैंने घर वाले से पूछा कि आप अफोर्ड कर पाओगे तो मैं जाता हूँ, नहीं तो फिर बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अफोर्ड कर लेंगे अगर तू पढ़ेगा तो। फिर मैं पढ़ लूँगा अगर। तो फिर उन्होंने, मेरे चाचा ने फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरी, उसके बाद सेकंड थर्ड, उसके बाद मेरे पापा ने फीसेस भरी जो भी हुई 5 साल की। MBBS का कॉलेज सबकी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती है। यूजी से जब हम MBBS में जाते हैं तो कॉलेज के 5.5 साल हमको वहाँ पे निकालने हैं। तो कैसा था, आपकी जर्नी कैसी थी MBBS की कॉलेज की? जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे अंदर यही था कि खुद से बोला था कि मुझे अगर चांस मिल रहा है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए। कि मुझे इतने ज़्यादा से लोग, पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, और ये मौका भी मिला है मुझे कि मुझे पढ़ने के लिए मिल रहा है खुद के बारे में, बॉडी के बारे में। तो मैं बहुत खुश था। मतलब कॉलेज लाइफ में, जो मैं मूवीज़ में भी देखता है कि कॉलेज लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो वो भी बहुत अंदर से एक्साइटेड था कि हाँ, मेरी कॉलेज लाइफ कैसी होगी। तो बहुत मतलब स्टार्टिंग में गया फर्स्ट ईयर में, मुझे बाहर जब कॉलेज नहीं गया था उसके पहले मुझे इतना ही नॉलेज था कि अंदर जाते ही आपको मतलब क्लिनिकल नॉलेज ही होती है, एग्जाम्स वगैरह नहीं होते। अच्छा। यही पता था मुझे, ये नहीं पता कि वहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम्स नहीं पढ़ते इतने। तो फिर गया अंदर, पहले 2 महीने तो बहुत अच्छे लगे, इतने एग्जाम्स वगैरह कुछ थे नहीं। मतलब मस्त खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आ रहा हूँ। फिर 2 महीने बाद जैसे ही इंटरनल वगैरह चालू हो गए तो फिर लगा कि यहाँ तो इंटरनल पास करने पड़ रहे हैं, अटेंडेंस भी चाहिए, मतलब जो रियल लाइफ में देखा उससे थोड़ा डिफरेंट है ये तो फिर उसके बाद पता चला कि 4 साल तक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ही होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। वो पास करने के बाद आपकी MBBS करनी, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद सिर्फ आपकी MBBS हुई, उसके बाद आपको PG भी करनी है, उसके लिए भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना। तो उस टाइम मैंने बोला इतनी फीस भी भरनी है और उसके बाद एग्ज़ाम भी फाइट करना है। तो मैं तो बोला जब तक कमाने की एज में तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो मेरे साथ के जो भी मेरे दोस्त थे वगैरह थे, उन्होंने मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो वो अच्छा कमा रहे थे साथ ही उसी एज पे जब मैं कॉलेज में था। तो मुझे अंदर से मतलब ख़राब लग रहा था कि मैं तो अभी पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा, अभी तो पता ही नहीं है, 5 साल तक पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ MBBS डिग्री मिल रही है। तो उस टाइम मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था, मुझे लग रहा है पैसे वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और 5 साल और है, कैसे निकालूंगा मैं। तो थोड़ा डिप्रेस हो गया था, मैं बोला क्या करूँ अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ भी नहीं सकता, बॉन्ड वगैरह होता है तो बस सोता था खाता था, सोता था खाता, थोड़ा डिप्रेस हो गया था उस टाइम। 20-25 दिन गया भी नहीं कॉलेज। मेरे कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने बुलाया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी वालों ने बोला कि कि क्यों नहीं आ रहा है कॉलेज वगैरह। उस टाइम मेरे ग्रेड्स भी जो एनाटॉमी के 2 इंटरनल हुए थे उसमें भी मतलब जो मेरी टीचर थी उस टेबल पे सब पास हो गए थे और मेरे 25 में से 0 1 नंबर आया है। मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उस टाइम। मैं बोला मैं तो नहीं पढ़ रहा ऐसा फिर से। तो फिर उन्होंने मोटिवेट किया, मतलब फिजियोलॉजी टीचर हो गई मेरी और बायोकेमिस्ट्री HOD, सब ने मेरे को मतलब मोटिवेट किया कि हो जाएगा, मतलब टेंशन मत ले इतना। फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर में फिर कोविड आ गया। अच्छा, कोविड सेकेंड ईयर एंड में मेरा कोविड आ गया था तो उस टाइम। ओके। तो उस टाइम घर पे आ गया था मैं और उस टाइम पे मेरे घर पे मतलब गांव में बहुत सारे लोग कोविड हुआ था, हमारे घर पे भी सबको कोविड हो गया था। अच्छा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे, मतलब उनको थोड़ा सीवियर हो गया था। तो उस टाइम मेरे को लगा, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था कि अगर मेरे पापा आज तो हैं, अगर पिलर है घर का, अगर वो ना हो तो कौन सपोर्ट करेगा। वो ऐसे मुझे बहुत ख़राब लग रहा था उस दिन। तो मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोविड में सिंस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई थी तो कहीं पे लैग था प्रिपरेशन के टाइम पे?
हाँ थोड़ा बहुत था, पर लेकिन मैं वीडियो से जो प्रेपरेटर वगैरह हो गए उनसे पढ़ लेता, या फिर यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, और ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मतलब अच्छी लेते थे, इतना भी खराब नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब अच्छा था कॉलेज लाइफ मेरे लिए। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था ऐसा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। पीजी तो करनी है, सबके मन में रहता है कि एमबीबीएस करने के बाद मोस्टली लोग सोचते थे कि पीजी तो करनी ही है, तो थर्ड ईयर के पास सब प्रिपेयर करना चालू कर देते थे। आपके कॉलेज में थर्ड ईयर में लोग थर्ड ईयर के पास चालू कर देते थे, तो मैंने सोचा मुझे भी अर्ली कर देना चाहिए, मतलब एग्जाम देना है तो पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी तो पता चलेगा क्या क्या होता है कैसे। तो थर्ड ईयर में उनके साथ मैंने भी प्रेपरेटर वन एकेडमी वाला लिया था। उस टाइम इंग्लिश वर्जन आया था ये, तो मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था इंग्लिश वर्जन को। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है नीट पीजी का, राइट? हाँ, अभी जो इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप, हाँ उसके साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इंटर्नशिप के साथ। आपको क्या लग रहा था कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो कि आपका रैंक अच्छा आएगा? जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, जून में मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक्स किए थे, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था वो कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद 1 महीना बचा था, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स मेरे से नहीं हुए थे सही से, बिल्कुल भी, मतलब आइडिया नहीं था मेरे को। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले थोड़े बहुत पढ़े थे मैंने। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद एग्ज़ाम अगस्त में था, और 1 महीना बचा था, जून में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, तो 1.5 मंथ के पास मेरे पास टाइम था, तो उस टाइम में घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद मुझे लगा कि घर पे बैठ के वैसे ही फालतू ही काम करने वालों कुछ है तो नहीं, एग्जाम तो वैसे भी देना है, खाता पीता पढ़े ही सोना, 4 काम ही किए मैंने वहाँ पे। तो 1 मंथ ही था, मेरे पास कितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ उतना बेस्ट देना है, और मुझे अंदर से फील वो था कि ये एग्जाम कैसा होगा, मैं कैसा परफॉर्म करूँगा इसमें। पहली बार सब बोलते थे कि टफ होता है ये होता है, तो मुझे कैसा लगेगा, तो मैं मतलब इंटरेस्ट भी दे रहा था और पढ़ भी रहा था, मतलब पहला एग्जाम कैसे होगा, मतलब ऐसे देख के एक्साइटेड था थोड़ा। तो फिर देने गया फर्स्ट टाइम एग्जाम, मेरा सेंटर कोयम्बतूर में था, उस टाइम वो पोस्टपोन हो गया था, तो मैं चेन्नई में था जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। मुझे लगा कि चेन्नई साइड साउथ साइड ही होगा, क्योंकि पोस्टपोन होने का पता नहीं था। फिर पोस्टपोन हो गया, तो सेंटर तो वहीं उस साइड का मिला मेरे को, कोयम्बतूर मिल गया। तो फिर मैं उदयपुर से कोयम्बतूर गया, फिर वहाँ पे मेरा दोस्त रहता, उन्हीं के घर पे रुका था। फिर एग्ज़ाम देने गया सुबह, और मतलब एग्ज़ाम दे रहा तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि हाँ पढ़े हुए टॉपिक से आ रहे जो मैंने पढ़े हैं, ज़्यादा कोई हवा ऊपर से तो कोई टॉपिक नहीं जा रहा मेरे। और फिर धीरे धीरे मैं मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने 200 के 200 सवाल कर दिए। मतलब डर ही नहीं था कि हाँ ये भी आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी पढ़ा ही हुआ है। मतलब सिर्फ देखना था कि एग्जाम में मुझे कैसा लगता है, मतलब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, टेस्ट करना था खुद को। एक बारी जब बंदा फॉल्टर करता है, उसके बाद दोबारा शुरू करना है, दिस इज द सेकंड टाइम। आई एम श्योर नीट यूजी में भी आपने बहुत करेज लेके दोबारा अटेम्प्ट दिया था, और अब आई एम श्योर एकदम बिल्कुल नीचे जाके रॉक बॉटम बंदा हिट करता है, दोबारा से जब ड्रॉप लेना हो ईयर, तो वो वाली मोटिवेशन कहाँ से है कि अब दोबारा से देना है? दोबारा मेरे को यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अच्छा ही किया, मतलब इतना बुरा भी नहीं किया, मतलब अंदर से खुश, इतना भी मैं दुखी नहीं था कि मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया। मतलब 1 मंथ की प्रिपरेशन और थोड़ी बहुत पहले प्रिपरेशन किया हुआ है, और मतलब ठीक ठाक प्रिपेयर करके मैंने अच्छी मतलब ठीक ठाक रैंक लाई है। तो अंदर से था कि हाँ अगर मैं सही से प्रिपेयर कर सकता हूँ तो इस एग्जाम को तो मैं क्रैक कर सकता हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को मतलब पूछा कि कुछ नहीं, अगर तू पढ़ना चाहता तो पढ़, हम मना नहीं करेंगे। उन्होंने बोल दिया कि पढ़ना चाहता तो पढ़, तुझे जहाँ भी पढ़ना है, जहाँ भी जाना है, हम तैयार हैं तेरे लिए। जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें आपको क्या लगा कि आपने क्या गलती करी थी जो आपने सेकंड ईयर में इम्प्रूव किया है? फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब एक तो क्वेश्चन कम सॉल्व किए थे मैंने। क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बहुत कम सॉल्व किए थे, और जीटीज नहीं दिए थे। वीडियोस देखी थी सिर्फ? वीडियोस पैथ माइक्रो हो गई, और मतलब 5 से सब्जेक्ट ऐसे थे कि मैंने सही से की नहीं थी बिल्कुल भी। 5 से 6 सब्जेक्ट वो सेकंड प्रॉप तो हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉप सबसे ज्यादा मतलब पैथ माइक्रो और एनाटॉमी। पैथ माइक्रो मैंने मतलब टच भी नहीं किया था, ऐसा था मेरे को, क्योंकि मुझे बहुत एमबीबीएस के टाइम से मुझे पैथ माइक्रो और एनाटॉमी बहुत ही मतलब खराब लगती थी। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता, पैथ में सब कुछ एक जैसा लगता था मेरे को। मतलब जो मेरी
ये होती थी लैब की जो बुक्स होती थी उसमें डायग्राम्स वगैरह बनते थे, तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता था वो। तो बहुत गुस्सा आता था कि मुझे ये सब्जेक्ट करनी ही नहीं है, मतलब पैथ माइक्रो तो मैं कभी नहीं करूंगा, बाकी कुछ भी मिल जाए मैं ले लूंगा, पैथ माइक्रो एनाटॉमी बहुत गुस्सा आता था। 2 सब्जेक्ट मेरे को टफ लगी और ये पैथ माइक्रो को मैंने बहुत इम्प्रूव किया। जो पैथ माइक्रो है मैम प्रीति मैम का क्या हो, तो उसके बाद मैंने फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को पैथ माइक्रो के लिए, और मतलब इतना इम्प्रूव हो गया कि फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो भी मेरे जो क्वेश्चंस आए थे अभी सेकेंड अटेम्प्ट में, उसमें मतलब बहुत सारे जो अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी पैथ माइक्रो से रिलेटेड आते हैं, मतलब बहुत सारे सर्जरी में हो गए, मेडिसिन में हो गए, तो वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। पैथ माइक्रो में ऐसा था कि मेरे ख्याल से एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा। मेरे 171 करेक्ट थे। 134 से 171 का हाँ। जर्नी, तो मतलब इट्स अनरियल। मतलब कोई सुनेगा कि 37,000 रैंक से आप 178 पे गए हो, आपने 1 साल पूरा तैयारी करी है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है। कुछ टिप्स जो आपने अप्लाई किए और वो सेकेंड अटेम्प्ट में वर्क किए? बाकी ये था कि क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए मैंने, पीवाईक्यूज और रिवीजन, जो मेरे नोट्स थे स्टार्टिंग से एंड तक वही रखे मैंने। खुद बनाए थे आपने notes? नहीं, जो लिए थे। उनमें एनोटेशन की थी बस, ओके। उनमें ही एनोटेशन करता। जैसे कोई पीवाईक्यू हो गया, उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और ऐड करने की जरूरत है नोट्स में, तो मैं उस नोट्स में ही जाके ऐड करता था। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक मेरे को सही लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो उसी नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज किया, 5-6 बार, और मैंने 3-4 बार सेम पीवाईक्यू 3-4 बार किए, सेम मतलब 19 सब्जेक्ट के। जब भी रिवीजन करता था फिर से पीवाईक्यू करता था। ओके। मतलब 3-4 बार पीवाईक्यूज करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ पीवाईक्यूज तो मैंने अच्छे से कर लिए हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी साथ में हो रहे हैं। लेट्स से कोई भी बच्चा आपसे पूछता है कि सबको ये डाउट आता ही आता है कि मेरे को पहले वीडियोस करनी है, क्यू बैंक करने हैं, कि मैं पीवाईक्यू से शुरू करूं, कि मैं नोट्स खुद बनाऊं, तो एक स्ट्रैटेजी अगर आपको डिफाइन करनी हो कि ये चीज करनी चाहिए, तो वो क्या होगी? पहले तो एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर रखना चाहिए आपको, एक ही सोर्स रखना चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक। उसी नोट्स में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको उसी में ऐड कर देना है। ठीक है। कुछ भी कहीं से भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको तो उसी में ऐड कर देना है, क्योंकि वो फिर आपको मेमोरी बन जाती है एक सेम नोट्स की। और आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 चीजें रखोगे तो फिर वो आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी पढ़नी है मेरे को। राइट। तो 19 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स रखना है आपको, एक ही नोट्स स्टार्टिंग से एंड तक, वो भी कंसाइज रखना है। और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप लास्ट मंथ में 19 सब्जेक्ट के नोट्स 2 बार रिवाइज कर सको, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है अगर आपके नोट्स सही बनाए हुए और बार बार रिवाइज किए हुए। और नोट्स जैसे आपके बन रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वीडियोस देख रहे हो, उसके साथ आपको जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उस टाइम में सॉल्व कर देने उनको। ये नहीं कि सब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद करूंगा मैं। तो मेरा ये था कि अगर मैंने ये पढ़ा है तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ओके। फिर वापस रिवीजन टॉपिक वाइज कि सब्जेक्ट वाइज? जो भी वीडियोस देखे उसके क्यू बैंक साथ में सॉल्व करता था। फिर जैसे मतलब पहले पीवाईक्यूज, उसके बाद जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक है वो भी कर देता था मैं। सबसे पहले आपको एक तो अच्छे नोट्स चाहिए, एक टीचर एक सोर्स, और फिर आपको पीवाईक्यू करने, और फिर जीटी देने। मिनिमम जो जीटी देना चाहिए वो 20 से कम नहीं होने चाहिए। मैंने 24 के पास जीटी थी। धीरे धीरे जीटी जैसे देता गया तो टाइम भी मेरा इम्प्रूव होता गया कि हाँ जो देने होते क्वेश्चन वो सही से, एक तो पढ़ना होता है क्वेश्चन को, आप तेजी फास्ट में पढ़ दो ले दो, लेकिन बीच में कुछ एक्सेप्ट या ऐसा कुछ छूट जाता है, फिर आप जब रिव्यू करते हो तो आपको लगता है ये तो सवाल मेरे को आता था। मैंने सिर्फ नहीं पढ़ने की वजह से वो गलती हो गई सही सवाल। तो इसके लिए मैं क्या करता है कि जो माउस का जो होता है ना एग्जाम में देते हैं, तो उसको ऐसे मैं उसके क्वेश्चन के साथ ही मतलब ऐसे रख के ही उसको लेके जाता था, तो कंसंट्रेशन इतनी लैप्स नहीं होती आपकी, तो फिर ऐसे ही देता था। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ जाते हैं ना, तो वो केयरलेस मिस्टेक वो फिर बाद में गलती लगती है कि आता तो था मतलब पढ़ा नहीं, वो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आपको आया हुआ सवाल आप गलत करके आए हो, नहीं आता वो गलत हो जाए तो फिर इतना फील नहीं होता है। फाइनल पेपर में कितने अटेम्प्ट किए थे? सेकंड अटेम्प्ट में फाइनल पेपर में 199 अटेम्प्ट किए थे। 199 में से 171 करेक्ट थे। नाइस। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का जो होता है, जैसे आपने बोला कि आपने हर रिवीजन से पहले पीवाईक्यूज सॉल्व करते थे आप जितनी बारी भी करते थे,
क्या PYQs या स्लैश PYTs इनफ है नीट पीजी क्रैक करने के लिए? है ना। तो मतलब ऐसा है कि आप उनके ऊपर एक बेस बना सकते हो कि हाँ ये सवाल तो मेरा होना ही चाहिए कि इन टॉपिक्स में इम्प्रूव करनी है। अगर ये कर लूंगा तो एक वो होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि हाँ इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में वो चीज बेसिक चीजें ही पूछते हैं जो मतलब PYQs और उनमें ऐड की हुई है। उन्हीं टॉपिक में से उठा के थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हीं टॉपिक में से कुछ ना कुछ मतलब ऊपर नीचे करके क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके उसी टाइप में पूछते हैं। लेकिन PYTs इनफ तो नहीं है, लेकिन आपको 70 to 80% वो एक बेस बना के दे देते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में 200 के 200 क्वेश्चन PYQ से तो नहीं आएंगे। उसमें आपका सब कुछ टेस्ट होता है, PYQs भी आते हैं, थोड़े बहुत ऊट पटांग टॉपिक भी आते हैं, मतलब कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि आप सही से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सही रखोगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी गेस पावर भी अच्छी हो जाती है। जो 30 to 40 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आपको लगता है कि कोई भी सही हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसमें आपकी वो फिर वो गेस पावर भी अच्छी हो जाती है कि हाँ ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ज्यादा सही हो रहा है, मतलब ज्यादा सही लग रहा है। राइट। तो फिर वो रैंक में थोड़ा हेल्प करते हैं मेरे हिसाब से, मुझे जो लगा है। कौन सा सब्जेक्ट वीक था आपका? मेरे सही बोलूँ तो पैथो, माइक्रो और एनाटॉमी 3 सब्जेक्ट बहुत ही वीक थे। और आपने तीनों ही इम्प्रूव किया? उनको इम्प्रूव किया, मतलब वो जो मेरा वीक पॉइंट था उस पे मैंने काम किया था। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता था एक तो मेडिसिन। हाँ, नाइस। मेडिसिन सही लगता था और सर्जरी भी हो जाता था। नाइस। नाउ रैंक 178, ह्यूज रैंक है ना। अशोक बिफोर 178 क्या था और आफ्टर 178 व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस तो मतलब मेंटली बहुत, पहले मैं थोड़ा इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं था। अच्छा। मतलब वीक था, मेरी बहुत सारी वीकनेस थी लाइफ में खुद के ऊपर। तो मैंने जब स्टार्टिंग 3rd ईयर से मैंने इन पे काम चालू किया है कि मेरा डेली लिखने, रात को ये लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें मेरी वीक है, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मतलब डेली 3rd ईयर से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, डेली लिखता रहता हूँ कि मतलब मुझे कौन सी चीज़ों में इम्प्रूव करना है। I think we have discussed a lot about your strategy and everything. I would like to ask you, आपकी शादी कब हुई थी? शादी मेरी हुई थी 2023 में। एंड कब थे, कहाँ पे थे उस टाइम पे? उस टाइम घर पे आया हुआ था, घर पे राजस्थान में हुई थी। ओके। आप तब फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके थे अपना? नहीं, उस टाइम मेरी MBBS कंप्लीट हो गई थी। MBBS कंप्लीट हो गई थी। ओके, सो वी हैव कृष्णा विद अस हियर टुडे। सो आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी उनके साथ दिया है और सेकंड भी उनके साथ दिया, तो हाउ शी हैज प्लेड अ रोल इन योर लाइफ एज अ पार्टनर और इन जर्नी ऑफ योर PG? मतलब सपोर्ट तो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट होता है कि आप कुछ भी शेयर करना चाहते तो कर सकते हो। उस टाइप में कुछ चीज़ें होती है जो आप किसी को बता नहीं सकते कि मतलब कोई समझने वाला नहीं होता, तो एक किसी को तो बतानी होती है, तो मैं उनको बता देता है। या फिर कभी भी कोई मुझे फाइनेंशियल कभी भी कुछ ज़रूरत है तो वो मेरे को कर देती थी। जैसे बार बार मैं फादर से पैसा मांगना होता तो डर लगता था कि बार बार कैसे मांगूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो मुझे हेल्प कर देती थी कभी कभी। और इमोशनली भी बहुत बार टाइम सपोर्ट करती थी कि कुछ नहीं, MBBS भी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि PG करना जरूरी है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस देती थी कि हाँ मैं जो भी हूँ सही हूँ, इतना भी वो खराब नहीं हूँ मैं। राइट। तो अच्छा लगता था कि हाँ कोई तो है समझने वाला, भाई जो लेना है वही लेना। राइट। भाई मुझे जो सही लगता है। यू आर 3 months into your residency, 3 महीने हो गए आपको रेडियो करते हुए। कोई बच्चा जिसको रेडियोलॉजी लेनी है और उसको ये जानना है कि एक्चुअल में क्या होता है, कैन यू ब्रीफ अ लिटिल बिट कि 3 months का एक्सपीरियंस रेडियोलॉजी का? बेसिकली मतलब ब्रांच तो बहुत अच्छी है और इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अल्ट्रासाउंड भी मिल जाता है, CT में भी पोस्टेड हो जाओगे आप, MRI भी मिलती है आपको, एक्सरेज भी मिलते हैं और इंटरवेंशन भी मिलता है। उसमें जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया उसमें पेशेंट इंटरेक्शन भी होता है आपका। अच्छा। और इंटरवेंशन हो गया उसमें भी पेशेंट इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट से बिल्कुल भी दूर चले जाते हो। राइट। तो आपको अगर
मतलब आपको डायग्नोसिस भी करनी है और थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी करना है कि साथ में थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज तो बहुत अच्छी फील्ड है। हम्म और बाकी सब जो सीनियर्स वगैरह है वो भी अच्छे हैं, हम्म और मतलब ओवरऑल अच्छी फील्ड लगी मेरे को, मेरे हिसाब से मुझे सूट कर रही है अभी तक। तो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में गया तब मुझे लग रहा था कि चेंज कर लो, हाँ। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना कि हमारी पोस्टिंग एक्सरे में हो गई तो ऐसे सिर्फ बैठे हैं रूम हाँ, में, हाँ, कुछ काम है नहीं। हम्म, उस टाइम लगा कि मैंने मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को काम देंगे जाते ही, हाँ, ऐसा होता नहीं कि आप सब लोग बोलते हैं कि पीजी लाइफ एक्टिव होगी। राइट राइट। रेडियोलॉजी में तो मैं आया तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा मेरे को, हाँ, गलत ब्रांच ले ली क्या मैंने, हम्म, सब लोग काम कर रहे हैं मैं काम नहीं कर रहा। अभी आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है? हाँ अभी थोड़ा बहुत अल्ट्रासाउंड दे देते हैं हमको, अच्छा। और एमआरआई में भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमको देते, जो नॉर्मल स्पाइन हो गया या ब्रेन हो गया उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस वाली हो गई तो वो देते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं हमको। आई थिंक पहले डॉक्टर हो अपने गांव के, राइट? आई थिंक कि आपकी फैमिली में भी आप सबसे पहले डॉक्टर। इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड आई वुड टेक अ मोमेंट टू like really feel so glad about your parents and your family कि उन्होंने आपको इतना support किया. Not everybody does that, right? First year, first attempt, second attempt, and you need UG also. Despite financial constraints, they have supported you. So hats off to your family. I think ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे आपके ही गांव से जो ऐसा एस्पायर कर रहे होंगे कि उनको डॉक्टर बनना है. I would want you to highlight to those people कि is lack of resources is a constraint for your preparation? हाँ मतलब एक रिसोर्स और एनवायरनमेंट और मतलब सब का बैलेंस होता है तभी आप आगे आ सकते हो। सब चीज़ें बैलेंस में चाहिए होती है, रिसोर्स भी चाहिए आपको, एक अच्छा माइंडसेट भी चाहिए, अच्छी गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। क्योंकि आपको अगर आगे जाना है तो फिर अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी गलतियां करोगे। राइट। तो गाइडेंस, माइंडसेट और रिसोर्स भी बहुत जरूरी है। वही स्मॉल टाउन बच्चा जो आज आपको देख रहा है, उसको अगर आपको कोई एडवाइस देनी है तो वो क्या होगी? वो ये होगी कि लाइफ में बहुत अप्स, रोलर कास्टर की जगह की जैसी है, कभी अप्स होंगे कभी डाउन्स होंगे, एक जैसे चलने में स्मूथ लाइफ तो होती नहीं है। तो मतलब डरना नहीं है, जब टाइम खराब आता है तो डरना नहीं है, उसमें जितना हो सकता है उतना करो, मतलब ज़्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जितना, एक सर्वाइवल जरूरी है उस चीज़ में, राइट। और उससे आगे बढ़ जाओगे तो आपका अच्छा टाइम भी आएगा। तो सर्वाइवल मोड मतलब अच्छा रहना चाहिए आपका खराब टाइम में भी। जब रैंक आया 178 रैंक, इतना अच्छा, कहाँ देखा था आपने ये रैंक? मैं मतलब अपने खेत पे था, ओके, और बैठा था मंदिर के पास में, ऐसे ही फ़ोन देख रहा था, मतलब टेलीग्राम पे चल रहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब, और फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने पीडीएफ ओपन करने से पहले मंदिर पे ऐसे ही जो था वो टंकोरी होती है वो बजाई, मतलब एक क्लिनिकल सीट तो दिला देना। मतलब यही था कि हाँ, एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब एग्जाम दिया था तो मुझे ये था कि एक क्लिनिकल सीट मिल जाएगी, मतलब अच्छा गया एग्जाम, मुझे ये आइडिया नहीं था कि कितने आएंगे क्या आएंगे। रिकॉल देखा था, पर पिछली बार मैंने रिकॉल देखा तो उसमें थोड़ा ही ऊपर नीचे हो गया था, मैं इस बार रिकॉल से 10 क्वेश्चन कम ही लेके जा रहा हूँ। तो रिकॉल में मेरे 168 के पास आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि 158 155 के पास होंगे, तो 10 to 15 के पास रैंक आ जाएगी। और मतलब टेलीग्राम पे सब लोग बोल रहे थे कि सबके 160 प्लस करेक्ट हो रहे हैं, 160, तो मैं सोचा कि इतने तो फिर सबके हो रहे तो फिर 10-15 हज़ार के पास ही आएगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई ना कोई सीट तो मिल जाएगी 10 to 15 के में क्लिनिकल सीट। तो फिर वही सोच के मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। फिर मैंने रिजल्ट जैसे पीडीएफ खोला तो पहले नंबर देखे, अपना रोल नंबर देखा, फिर वो नंबर देखे कि 656 है, उसके बाद रैंक देखा तो 178 का था, तो मैंने देखा ये तो मेरी है नहीं भाई। मतलब लग ही नहीं रहा आपको कि आपकी हो सकती है, मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने तो उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरा है, तो मैंने सोचा कोई दूसरा पीडीएफ खोल के देखता हूँ, इसमें शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई ऊपर नीचे हो गया है। तो दूसरे पीडीएफ में खोला दूसरे ग्रुप में, तो उसमें भी ये आ रहा, तो मैं बोला
ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये नहीं हो सकता। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को भेजे, 2-3 दोस्तों को। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मेरा है या किसी और का है, सही से देख, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा है। तो मेरा दोस्त है कैमरा में बोलता है कि तेरा ही है, इतना लाया कैसे, मुझे भी बता के इतना कैसे ला सकता है तू। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा ये, तो अंदर से मतलब एक अलग सी हैप्पीनेस आई मेरे को। तो उस टाइम मेरी वाइफ भी वहीं थी खेत पे, तो मैंने जाके बोला कि हाँ कूदने लग रहा है, मतलब रैंक रिजल्ट आ गया है मेरा 178 रैंक आई है, बोले ऑल इंडिया में। तो बहुत खुश थे हम। फिर घर पे जाके मम्मी को भी बताया। मम्मी बोली कि, मैं बोल रही थी ना, मैंने भगवान को बोला अच्छी रैंक आएगी, तेरे लिए नाले चढ़ाया था तो इसलिए अच्छी रैंक है। पापा को भी बोला, मतलब बहुत खुश हुए कि इतने दिनों बाद जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, वो भी मेरी प्रिपरेशन देख रहे थे, जो मैं डेली मतलब 1 साल से उधर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उनको भी लग रहा था कि हाँ तूने मेहनत की है तो मतलब आया है। तो मतलब एक अलग ही वो था कि रैंक आई। तो रात भर मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरी रैंक है। मतलब हो सकता है 1-2 दिन में कोई आ जाए कि मतलब गलत पीडीएफ आ गया था, अभी नया रिजल्ट ये है। तो मैं सोचा 1-2 दिन तक किसी को नहीं बताना है। फिर अगर बता देंगे तो लोग बोलेंगे तो झूठ बोल रहा था फिर। तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं। फिर रात भर मैं सिर्फ वो रैंक और रोल नंबर को मिला रहा था एप्लीकेशन में, मतलब मेरा है कि नहीं। खाना भी नहीं खाया उस दिन तो। फिर उसके बाद अगले दिन फिर फोन, पापा को सबसे फोन आ रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मतलब कैसे किया, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया किया यार तूने, मतलब अच्छा पढ़ा किया तू, वेल डिजर्व्ड है, तूने अच्छी पढ़ाई की है। तो सब लोग आ रहे थे, मिठाई लेके आ रहे हैं, गांव के टीचर्स हो गए स्कूल के, और बहुत सारे गांव के लोग भी आ रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं कि हाँ अपने गांव से कोई तो आगे आया है। मतलब वो उनकी सोच है कि मैं गांव को एक अगला, मतलब एक अच्छी राह पे ले चलो, जो दूसरे बच्चे वो मेरे को देख रहे हैं उनको एक अच्छा रोल मॉडल मिले। तो वो था। फिर उसके बाद प्रेप लेटर से फोन आया कि आपकी अच्छी रैंक आई है। तो फिर उन्होंने बोला कि इंटरव्यू लिया। राइट, हम आपके पेरेंट्स के साथ मिले थे। दे केम टू आवर असेंट इवेंट। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब वो लोग आए थे। अगर आप कुछ अपने वर्ड्स में बताएं। मतलब ऐसा था कि जब बुलाया तो मम्मी पापा तो बोल रहे हैं, मतलब पहले प्रेप लेटर से आपने भेजा था कि इंटरव्यू लेने आएंगे घर पे मम्मी पापा का। तो पापा ने बोल दिया कि पहले तो मैं बोल दूंगा कैमरा के सामने। तो जब वो घर पे आ गए तो बोल रहे कि मैं तो नहीं, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा। तो फिर से यहाँ बुलाया, जैसे दिल्ली में असेंट का वो फंक्शन था। तो तब मैंने पापा को बोला नहीं कि वहाँ पे आपको बोलने के लिए बोलेंगे। उन्होंने बोला अगर मेरे से कुछ बुलाया तो मैं तो नहीं आ रहा। बोला मम्मी बोली मैं भी नहीं आ रही अगर कुछ बुलाएंगे वहाँ पे तो। बोला वहाँ पे कुछ भी नहीं बुलाएंगे, आपको जाकर सिर्फ बैठना है। फिर आया तो मतलब इतनी बड़ी होटल है, मेरे मम्मी पापा तो कभी देखी नहीं। तो बोल रहे कि पहले पूछताछ कर ले, नहीं तो हम नहीं जा रहे अंदर। मतलब ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा सब प्रोग्राम होगा। तो फिर मम्मी पापा ने फिर कंफर्म करके अंदर आया। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही जगह पे आया। फिर फंक्शन में मम्मी पापा को मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ इतना बड़ा देखा है, फ्लाइट वगैरह देख ली, इतनी बड़ी होटल देख ली, और खाना भी खाया अच्छे से। मतलब वो उस दिन जब स्टेज पे गए तो मुझे बहुत ही अच्छा प्राउड हुआ कि मेरे मदर फादर ने इतना स्ट्रगल किया है। उनको एक मतलब अलग ही एक खुशी के आंसू होते हैं ना, वो आगे कि हाँ इतने दिनों बाद मुझे किसी ने मतलब एक अच्छा फील कराया है। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब एक स्टेज पे लाके खड़ा करके कुछ अचीव किया। तो उस दिन अच्छा लगा था, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन हुई थी एमबीबीएस की, तो उस टाइम मेरे मदर फादर नहीं आए थे। अच्छा। तो मैंने लिखा था कि मतलब आ नहीं पाए थे, मतलब वो बोले काम है वो है। तो मैंने उस दिन लिखा था कि एक दिन स्टेज पे लाके मतलब मैंने जो टाइम था उसमें डेली लिखता उसमें लिखा था कि मुझे वो स्टेज पे लेके जाके प्राउड फील कराना है, और वो सच में हो गया उस दिन। तो उस टाइम मेरे को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा, अभी तक मैं सोचता हूँ कि यार कैसे हो गया, वही दिमाग में चलता रहता है। जिसने भी टाइम स्पेयर किया है इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, जो आए हैं बच्चे यहाँ पे आपको देखने के लिए, वो आज इस पॉडकास्ट से क्या सीख के जाएंगे? सीखने के लिए तो मतलब बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ है। जैसे कि मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है, छोटी उम्र से इतनी डिफिकल्टीज मैंने फेस करके भी, बहुत सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, फिर भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ओवरकम करके उसमें मतलब एक स्ट्रांगनेस दिखा के उनको पास करके धीरे 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 कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है,
हमेशा के लिए वो नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी लाइफ में, लेकिन उनको फेस करने का आपको वो मिल जाता है, एक अंदर से विश्वास मिल जाता है कि हाँ देख सकता हूँ, हो जाएगा मेरे से। राइट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मिल जाता है। well said, well said. Last message to all the aspirants who are watching your podcast today. Anything, one key advice you want to give them कि ये तो करना है to clear NEET PG exam. मतलब मेंटली आपको बहुत टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रिपरेशन में आप अकेले एग्जाम देने जाते हो और कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। और ऐसा मतलब सोच के एग्जाम देना है कि ये मेरा लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट है। जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था तो मैंने टेबल पे लिख लिया था कि इसके बाद मैं कोई अटेम्प्ट देने वाला नहीं हूँ, इसके बाद जो भी मुझे मिलेगा मैं उसके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये नहीं था कि मुझे ये मिलेगा तो ही लूंगा, ये मिलेगा तो ही लूंगा। मतलब फाइनेंशियल और टाइम भी हो गया था कि अब और प्रिपरेशन मेरे से नहीं होगी, और फाइनेंशियल भी मुझे पैसे कमाने, तो फिर इसके बाद मैं कोई अटेम्प्ट लेने वाला हूँ नहीं। तो मैंने लिख लिया था कि दिस विल बी द लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ। तो फिर उसी के हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिस दिन एग्जाम दे के आऊँ मुझे ऐसा नहीं लगे कि मेरे से ये कुछ रह गया था, मेरे में कुछ कमी रह गई थी। तो वही था उसी टाइम। जैसे मुझे बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन भी होता था कि पैसे नहीं है, घर पे कमा भी नहीं रहा हूँ, एज हो गई है। और सुनने को भी मिलता था कि मतलब बहुत सारे गांव के लोग जो आपकी टांग खींचते हैं, वो बोलते हैं कि इनका बच्चा तो डॉक्टर है नहीं, अगर होता तो यहाँ पे कहीं पे काम करता, काम तो नहीं कर रहा है। मतलब उनको पता नहीं कि क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे डॉक्टर बना जाता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हाँ मतलब बना नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल देते थे। तो वो भी सुनने को मिलता है। तो आपको उस टाइम बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, खुद से बात कर लेता था कि हाँ मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे लिए खुद से। मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा स्ट्रेस आता था, या तो गार्डन में जाके खुद से बात कर लेता, या मेरे पास ही कोई रेलवे स्टेशन था तो वहीं पे जाके बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिस दिन भी बहुत खराब लग रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ मतलब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं अभी तो मैं अकेले में या तो गार्डन में जाए या छत पे जाके मतलब पूरा दिन चाहे वेस्ट हो जाए तो चाहे, लेकिन अंदर से खुद को प्रिपेयर करता था कि हाँ फिर से उठना है मेरे को, यहाँ से फिर से उठना है, क्योंकि ये मेरा लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्जाम तो देना है, तो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट ही दूंगा मैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने तैयारी की। और लास्ट में मेरे को एग्जाम के जस्ट पहले मेरे को वायरल फीवर हुआ था। तो फिर भी मैंने मतलब मुझे यही था कि जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ क्या, वही अंदर से फील आ रहा था कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। लास्ट में मेरे को नहीं लग रहा था कि वायरल फीवर क्या केस हो गया 3-4 दिन की, मैं उस टाइम पे जो बेस्ट हो रहा है वो दे सकता हूँ। तो फिर यही था कि मैंने अंत तक लास्ट क्वेश्चन तक अपना बेस्ट दिया। तो ये चीज है कि आप अपना बेस्ट दो, जो भी हो सकता है, उसके बाद जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से कुछ रह गया है, मेरे से कुछ ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था। अगर आप प्रोसेस को सही से फॉलो करोगे और उसको डाउट नहीं करोगे बार बार, तो फिर चीजें आपकी साइड में धीरे धीरे होने लगती है। मुझे तो यही लगता है। वेल सेड। पॉडकास्ट के थ्रू हमने आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल, है ना, आपका रियल सेल्फ दिखाया है। बट हर कोई टॉपर नहीं बन सकता। एंड बहुत सारे लोगों, जैसे आपने भी बोला, आपको भी सेल्फ डाउट आया था, सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा होती है दिमाग में, स्टोरीज चलती हैं दिमाग में। आप भी एक रियल एस्पिरेंट थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में ये चीजें डाउट आ रही हैं और उनको लगता है कि यार हर कोई टॉपर तो नहीं बन सकता, बट एम आई इवन इनफ टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जस्ट टू जस्टिफाई दैट यू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जर्नी। आपके कोई ऐसा था कि पूरा दिन आपने वेस्ट किया हो? हाँ मतलब बहुत बार हुआ ऐसा। तो जैसे भी कभी कभी चला तो जाता था लाइब्रेरी सुबह, लेकिन फिर बैठ जाता था कि मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, फिर से डेली का वही पढ़ रहा हूँ, क्या लाइफ है। तो मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता था कि हाँ थोड़ी देर घूम के आ जाता हूँ या के चला जाता हूँ। तो मतलब बहुत बार हुआ है, लेकिन 1-2 बार, महीने में 1 बार, 1-2 दिन हो जाता था। लेकिन जब फिर से मेरे को मतलब उठना है, मतलब पढ़ना तो है मेरे को, तो 1 दिन गैप ले लेता था कभी कभी मैं, कि चाहे 1 दिन खराब हो गया तो हो गया, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। मतलब मन नहीं कर रहा था उसको मैं और ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ।
Okay. ठीक है, थोड़ा बहुत फिर धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट बनाने के लिए कभी क्वेश्चन सॉल्व कर देता था अच्छा। कि क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, हम्म, चाहे पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन वो पैसे के लिए मतलब क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा दिमाग तो चल ही रहा है क्वेश्चन में, तो वो करके फिर पूरा दिन में वेस्ट कर देता था। तो मेरे को इतना गिल्ट नहीं होता था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो मैं कुछ डेली करना हाँ जरूरी जिस है। दिन गिल्ट का मतलब जैसे कि आज कुछ नहीं करने वाला उस दिन मैं 200 क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यू हो गया, वो सॉल्व कर देता है ऐसे। तो वो मेरे को लगता था कि हाँ काम भी किया, और मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि वैसा हो गया पूरा दिन ही वेस्ट हो गया। Right. और कभी कभी मतलब जब लगता था मतलब बहुत टाइम ऐसा था कि 2-3 दिन का गैप भी रहा है, 4 दिन का भी गैप रहा है। एग्जाम से जस्ट पहले जब पोस्टपोन हुआ था तो उसमें तो 10-15 दिन का गैप आ गया था, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई कि मुझे करना है। इतना स्कोर कम आया 123, फिर भी खुद को बोला कि लास्ट टाइम बेस्ट अटेम्प्ट दे दो, जो भी हो रहा है बेस्ट दे दे बस। तो बस यही था। Your entire conversation that we had today, I think your grit, your mental strength and your family support was very very important in your journey. सारे स्टूडेंट्स जो आज देख रहे हैं, दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, है ना। जब भी हम टॉपर की स्टोरीज देखते हैं हम बहुत सुपरफिशियल देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने कितना पढ़ा, बट उसके पीछे की जो जर्नी होती है, जो पेरेंट्स ने साथ में जी होती है, फैमिली मेम्बर्स ने साथ में जी होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच अशोक फॉर योर टाइम एंड योर स्टोरी you have shared with us. It was extremely inspiring, and I'm sure all the students that were watching this video will gain a lot from you. Thank you so much. Thank you.